काउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल ये करे थे अपन ने के अंदर कंजर्वेटिज्म आ गया समझ में। क्या था कंजर्वेटिज्म? फ्यूचर लॉस को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब वो क्या होता है, रियलाइज हो जाए। फिर अपन कंसिस्टेंसी पढ़ रहे थे। कंसिस्टेंसी क्या बताता है? रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल मेथड थ्रू आउट द ईयर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हम वो चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करना होगा तो कब कर सकते हैं चेंज? मोर प्रॉफिटेबल हो, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, या बुक्स ऑफ अकाउंट मोर अप्रोप्रिएट शो हो। ठीक। इसके बाद अपन ये पढ़ रहे थे डिस्क्लोजर। देखो डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, मेथड आपने जो ऑप्ट किया है उसका फुल्ली डिस्क्लोजर करना जरूरी है। मतलब डिस्क्लोज करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि अपन इस अकाउंटिंग मेथड से चल रहे हैं या ये मेथड फॉलो किया जा रहा है, ये रूल है ये। तो एवरी बिजनेस के लिए अपने अपने डिस्क्लोजर अलग अलग हो सकते हैं। कोई बिजनेस है वो कैश सिस्टम पे काम कर रहा है तो वो नोट करके लिखेगा कि हम सारे ट्रांजेक्शन किस पे करते हैं, कैश पे करते हैं। अगर क्रेडिट में करता है तो सभी बिजनेस के क्रेडिट के टर्म्स भी अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एवरी मंडे को हिसाब होगा, या एवरी 15 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा, या एवरी मंथ की 1 तारीख को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सभी के अपने अपने डिस्क्लोजर अलग अलग हो सकते हैं। कन्वेंशन का मतलब यही है कि आप बिजनेस के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी में चेंज कर सकते हो। तो इन 4 चीजों में आप चेंज कर सकते हो। फिर आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ये बताता है, ये लिख लो, मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस नेचर एंड साइज। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस नेचर एंड बिजनेस साइज। ये मटेरियलिटी डिपेंड करती है बिजनेस के नेचर पर और बिजनेस के साइज पर। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस नेचर एंड बिजनेस साइज। मटेरियलिटी बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज पर डिपेंड करती है। एवरी बिजनेस के लिए किसी ट्रांजैक्शन का मैटर करना या नहीं करना अलग अलग हो सकता है। ये तो ठीक। कंजर्वेटिज्म। इसके बाद ये हेडिंग लिख लो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इसके ऊपर थ्योरी का एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं पहले, है ना। बस वो कंसेप्ट में से 3 कंसेप्ट को फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में इंक्लूड किया जाता है। मतलब ये कि इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, मटेरियलिटी मतलब उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना या ज्यादा ध्यान देना अकॉर्डिंग देयर मटेरियलिटी। अब एवरी बिजनेस के लिए ध्यान देना या नहीं देना, एवरी ट्रांजैक्शन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी आप सीएस पढ़ रहे हो तो आप सीएस में क्या ईवीएस को ध्यान दोगे, कंप्यूटर को ध्यान में दोगे। लेकिन अगर आप बीटेक कर रहे होते या कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स कर रहे होते तो ध्यान किस पे दिया था, कंप्यूटर पर। तो मटेरियलिटी डिपेंड करती है बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज पर। एवरी बिजनेस की साइज और नेचर अलग अलग होगा तो उसके लिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका भी अलग अलग होगा। देखो बताता हूँ एग्जाम्पल। रिलेट मतलब ऐसे क्या होते हैं जो ट्रांजैक्शन बिजनेस को मैटर नहीं करते उनको आप इग्नोर कर सकते हो। देखो जैसे आपको कोई डिजिट टोटल करनी है तो वो ऐसे लिखी हुई है, तो आप इनको छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में आपके मैटर नहीं करते। अगर आपका ट्रांजैक्शन इससे भी बड़ा हो, अगर मान लो ये हो, तो हो सकता है आप इनको भी छोड़ दो। तब आप ये लिखो, ये क्योंकि आपके लिए अब ये मैटर, अगर ये टोटल भी होगा तो 1000 रुपए होगा ले देंगे, तो वो 1000 रुपए के चक्कर में आप ये नहीं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है लिखने में भी और टोटल करने में ज्यादा इजी लग रहा है। इसको अगर जाओगे तो हो सकता है कि अगर मिस्टेक हो गई तो, अगर मान लो इनमें मिस्टेक होना हो, अगर इनमें से किसी डिजिट में मिस्टेक होगी तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस है ही इतने रुपए का
तब थोड़ी छोड़ सकते हो इनको, है ही इतने का बेचारा। तो मटेरियलिटी डिपेंड करेगी बिजनेस के नेचर और साइज पर। तो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस का सिर्फ काम बढ़ा रहे हो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। ट्रिब्यूट का मतलब होता है जो काम जो इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस में, उनको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, है ना। अब ये लिख लो आप, फंडामेंटल 3 अकाउंटिंग अजम्पशन याद भी कर लो, और थ्योरी में अगर जो कोई पहले चैप्टर में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में बताओ। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताती है आपको, गोइंग कंसर्न कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा और एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक। आज अपन ने बिजनेस चालू किया है, उसको 2 महीने बाद 4 महीने बाद बंद नहीं करेंगे, अनलेस अनटिल उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डरी एक्टिविटी नहीं हो जाए, ठीक है। थ्रू आउट द कंटिन्यू रहेगा। अपन जो फिक्स एसेट्स परचेज भी करते हैं, एसेट लाइक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग है, वो अपन परचेज भी इसीलिए करते हैं कि इसे बिजनेस में लंबे टाइम तक यूज किया जाएगा। इन पर डेप्रिसिएशन भी अपन इसी के हिसाब से लगाते हैं कि एसेट रिड्यूस होगी तो कई सालों में रिड्यूस होगी, तो कई साल तक इसको बिजनेस में क्या लिया जाएगा, यूज किया जाएगा। आपने देखा होगा आपके घर के पड़ोस में जितनी भी दुकानें हैं वो लंबे टाइम से चल रही है, ऐसे बंद थोड़ी होती है कि आज बंद है कल खुलेगी फिर नहीं खुलेगी फिर बंद है। साल के 365 दिन खुलती है। सेम ही बिजनेस कर रहा है वो या अलग अलग कर रहा है, रोज अलग अलग सामान डालता है वो, सेम बिजनेस के साथ कंटिन्यू, वो ही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। सेम बिजनेस कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट द ईयर और लॉन्ग टर्म पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा, तभी वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। वो मशीन भी इसी सोच के लिए लेके आता है कि मैं अगले कई साल तक उस मशीन को काम में लूंगा, तो वो मशीन के अंदर वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लिख जाती है। कंसिस्टेंसी ये पढ़ाई था अपन ने, इसका बता भी कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर क्या रहेंगे, पॉलिसीज वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर आपने डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड ले रखा है तो एसएलएम चार्ज रखेंगे, डब्ल्यूडी ले रखा है तो डब्ल्यूडी। फिर आता है एक्चुअल कंसेप्ट। आप बताओगे इधर क्या नाम, माई नाम आप क्या, तन्वी, नाम याद धीरे धीरे होगा मैडम। रिकॉर्ड कर लेते हैं जब उसका पेमेंट आएगा या पेमेंट करेगा तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन ऑकरेंस के टाइम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। इन शॉर्ट बात यही है, कैश वाला भी रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट वाला भी रिकॉर्ड होगा। और अपनी जो अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है वो एक्चुअल कंसेप्ट पर बेस्ड है या कैश बेसिस पर बेस्ड है, एक्चुअल कंसेप्ट पर बेस्ड है। मतलब ट्रांजैक्शन ऑकर्ड होना जरूरी है। चलो उसके बाद ये थ्योरी में ये लिखो तो लिख लो, बाकी कोई इतना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो फिर भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट क्या क्या होते हैं। ये आपने 12th में पढ़े हुए होंगे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा कुछ था, सेकंड बुक में था होगा। तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इनका बनाने का सीक्वेंस भी ऐसा ही है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनता है जिसको अपन आजकल क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्या बनती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कहा जाता है, इसका एक नाम और है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और हिंदी में कहो तो चिट्ठा कहा जाता है, क्या है, मैं तेरे काले चिट्ठे खोल दूंगा, तो वो सब क्या है, बैलेंस शीट है। फिर कैश फ्लो भी आपने पढ़ा है, तो कैश फ्लो, कैश फ्लो वैसे आपके भी सीएस फाउंडेशन वाले सिलेबस में नहीं है, अगले साल एग्जीक्यूटिव में है। और फिर बनते हैं इनके नोट्स टू अकाउंट। तो ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। पी&एल अकाउंट जिसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट इसके बाद ही बनती है, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसके बाद बनता है। कितनी एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक्टिविटी एक दो अपने पढ़ा था कैश फ्लो 12th में, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैडम कौन कौन सी, और पहले पहले हाँ कौन कौन सी थी ना अपने, आरबीएससी में कैश फ्लो नहीं था तो इतनी जल्दी भूल गई। अरे
थोड़ा बहुत याद है। अरे कैश फ्लो में था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आप कैसे बोल सकते हो इसको? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मेरे बुलाऊं तो अभी याद मत रखो। अब आगे एग्जीक्यूटिव जब पढ़ाऊंगा, सीएस पास हो जाओगे, फाउंडेशन, तब याद कर लेना। अभी तो मत रखो चाहिए याद। चलो, इसमें तो और ऐसा कुछ नहीं है थ्योरी वाले पोर्शन में। तो मेजरमेंट मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक, वैल्यूएशन प्रिंसिपल में वैल्यूएशन तो कर चुके हैं अपन। फर्स्ट चैप्टर में तो आपकी ये ही है। अब पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर। एक ये देख लो भाई, एक तो किस प्रीवियस कैसे आएगा, इससे आएगा। ये देखो, अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसा कुछ पढ़ा था। देखो, जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो ऑलवेज रिकॉर्ड होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। फिक्स्ड एसेट्स जो भी होगी ना, वो ऑलवेज रिकॉर्ड होगी किसके ऊपर? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। करंट एसेट्स जो होती है ना, वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर रिकॉर्ड होती है। करंट एसेट्स या स्टॉक लिख लो, अब इसे ये लिख लो, ये एसेट, एसेट के दो पार्ट लिख लो भाई। रिकॉर्ड आप कैसे करोगे? एक तरफ तो लिख लो फिक्स्ड एसेट्स और एक तरफ लिख लो करंट एसेट्स। इनको तो जानते हो आप लोग, या ये भी भूल चुके हो? जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में यूज आएगी वो तो क्या हो जाएगी? फिक्स्ड एसेट्स। और जो विद इन 1 ईयर तक यूज आती है उसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ये इट इज वैल्यूड ऑलवेज एट कॉस्ट। ये हमेशा कॉस्ट पर ही वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब समझ गए? परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बिजनेस में इंस्टॉल कर दिया जाए तब तक का खर्चा, वो किसमें आ जाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाएगा। करंट एसेट्स में याद रखना कि उस एसेट की कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी विच एवर इज लेस। ये याद रख लेना। बोलो बोलो। अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है, आप इसको मार्केट प्राइस बोल सकती हो। क्या बोल सकती हो इसको? मार्केट प्राइस। बस भी उस स्टॉक का अभी मार्केट में रेट क्या चल रही है, तो इन दोनों में से जो कम होगा हमेशा उसी पर रिकॉर्ड होगा। फिक्स्ड में सीधी सी कंसेप्ट है, जो आपकी कॉस्ट है उसी पर रिकॉर्ड होगा। हाँ, कम है तो कम पे। जैसे मान लो पढ़ा था ना अपन, जैसे मान लो आपने स्टॉक खरीदा 14,000 रुपए में, अब उस स्टॉक की प्राइस मार्केट में 10,000 रुपए हो चुकी है, तो अब आप इसको रिकॉर्ड कितने पे करोगी? 10,000 रुपए। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर 14 लिखा गया है तो भी उस 14 का इफेक्ट खत्म करोगी, उसे 10 पे रिकॉर्ड करोगी साल के एंड में। जैसे आपको लिखा भी है कई बार, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 14,000 बट मार्केट प्राइस इज 10,000, तो आपको फिर स्टॉक 10,000 पर ही लेना है जो दोनों में कम हो। और अगर बढ़ गया स्टॉक की वैल्यू, अगर 16 हो गई है, तो कितने पे लोगे? बस जो दोनों में कम हो सके। अब दो, ये क्या दे रखा है? एबीसी लिमिटेड परचेज ए मशीन अप्रैल 12 को 8 लाख रुपए में, स्पेंड करा 1 लाख रुपए ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। और 31 मार्च को द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द सेम मशीन है 22 लाख रुपए। मतलब खरीदी कितने रुपए में थी? 8 लाख में। और उस पर ट्रांसपोर्ट का ये सब खर्चा कितने रुपए लगा था? 1 लाख। तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगी? 9 लाख। और ये कह रहा है कि ये मशीन आज के टाइम पे बाजार में मिल रही है 22 लाख रुपए में, तो उसकी करंट कॉस्ट, ये करंट कॉस्ट होगी इसकी। और क्या इसमें तो नहीं आपकी इतना कुछ। कैलकुलेटर ले आएंगे एक तो आप लोग, ले कैलकुलेटर।